हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। सो हमने अपनी जो प्रेपरेशन सीरीज स्टार्ट करी हुई है HP टेट जून 25 के लिए, तो ये आपके लिए साइकोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, साइकोलॉजी की जो थ्योरीज हैं उसके मैंने बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी अपलोड करे हुए हैं, तो चैनल में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, हर एक जो थ्योरी आपकी, चाहे जीन पियाजे की हो, एरिक एरिक्सन की हो, आपके पास सिगमंड फ्रॉइड की हो, कॉलबर्ग की हो, ठीक है, सोशलाइजेशंस की हो, कॉलर की हो, बहुत सारी थ्योरी मैंने डिस्कस कर दी है। डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट होते हैं आपके पास। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, मेमोरी के ऊपर होती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टेस्ट हो, चाहे इंटेलिजेंस टेस्ट हो, सारे टॉपिक जो है हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आप उन चीज़ों को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, तो आज हम इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में ही अपने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला जो आपके पास क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास, कि एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स इज नोन एज कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच सहचार्य स्थापित होना डैश कहलाता है। ठीक है, तो वो क्या है, स्टिमुलस टू रिस्पॉन्स, S2R। S2R जो है वो हमारे पास किस में चलता है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात किस में होती है, कंडीशनिंग में। और कौन सी कंडीशनिंग की बात है यहाँ पे, क्लासिकल कंडीशनिंग में, उसको हम स्टिमुलस टू रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो यहाँ राइट आंसर होगा कंडीशनिंग। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूँ क्लासिकल कंडीशनिंग की, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग की जिसको हम क्या बोलते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन भी बोला जाता है, ये किसने दी थी, तो इसको हमने कैसे याद करा हुआ है, सीडीपी से याद करा हुआ है ना हमने इसको। सीडीपी क्लासिकल कंडीशनिंग डॉग पे एक्सपेरिमेंट, और किसने दी थी, पैवलो ने। और पैवलो कैसे साइकोलॉजिस्ट थे, कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे, अगर मैं बात करूँ तो वो हमारे पास रशिया के। इनके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो ये हमने डिटेल में चीजें अपनी डिस्कस करी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गेस्टॉल्ट्स मीन्स। तो गेस्टॉल्ट्स का जो हमारे पास मतलब होता है उसका मतलब क्या है हमारे पास, ठीक है, क्या है इसने बोला हुआ, गेस्टॉल्ट, तो इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, होल, एक अपने आप में पूरा। ठीक है, गेस्टोल का मतलब क्या होता है हमारे पास, अपने आप में पूरा, पूर्ण, होल। तो यहाँ इसमें अगर हम बात करें फादर ऑफ गेस्टोल्ट की, ठीक है, तो वो कौन थे हमारे पास, वर्दमियर। ठीक है, कौन थे इसके फादर, वर्दमियर। इनके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, वर्दमियर इनके फादर थे। ठीक है, बाकी और कौन थे जो इनके साथ एसोसिएटेड थे, कोहलर थे, कोफ्ता थे। ठीक है, कोहलर, कोफ्ता, कोहलर, कोफ्ता और कर्ट ल्यूविन, ये सारे साइकोलॉजिस्ट जो थे गेस्टॉल्ट वाले थे। ठीक है, जो इनसाइटफुल लर्निंग के ऊपर फिर हमारे पास कोहलर ने थ्योरी दी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Who among the following is associated with the trait theory of personality। तो ये पर्सनैलिटी की थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो पर्सनैलिटी को हमने डिटेल में पढ़ा है, पर्सनैलिटी की जितने भी टेस्ट हैं या जो थ्योरीज हैं उनको भी हमने डिटेल में स्टडी करा हुआ है। तो ये जो ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी है किसने दी थी आपके पास, कैटल ने। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास कैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेज इज नोन एज अ स्ट्रेस ऑफ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस, की किस स्टेज को जो हमारे पास है, किसकी पीरियड बोला जाता है स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम का, तो वो है हमारे पास एडोलेसेंस। ठीक है, क्या है, कौन सा है, एडोलेसेंस। और ये ना स्टेटमेंट भी है कि एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, ये किसने बोला था, ये भी क्वेश्चन आता है कई बार। तो ये बोला था स्टेनले होल ने। ठीक है, किसने बोला था, स्टेनले होल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ईच एग सेल हैज अ क्रोमोसोम। ठीक है, प्रत्येक जो अंडा कोशिका होती है उसमें कौन से गुणसूत्र होते हैं, दैट इज योर क्रोमोसोम। तो हमारे पास जो ईच एग सेल है दैट इज ये फीमेल होती है, तो उसमें एक्स होते हैं। और अगर हमारे पास स्पर्म सेल की बात की जाए या मेल सेल की, तो उसमें होते हैं XY। ठीक है, उसमें कौन से होते हैं, XY। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट वर्ज। तो ये जो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट है किसने दिया था, ये रेवन ने। तो इन टेस्ट जो ये टेस्ट है आपके पास की गिलफ्रेड ने कौन से दिए, टर्मन ने कौन से दिए, सारे टेस्ट हमने डिटेल में डिस्कस करे हुए हैं। ठीक है, गिलफ्रेड जो है आपके, इनको फादर ऑफ इंटेलिजेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, फादर ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के जनक बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद टर्मन की अगर हम बात करें तो टर्मन ने जो आपका IQ का फॉर्मूला है, ठीक है, IQ का फॉर्मूला है जो आपके पास क्या है, वो क्रोनोलॉजिकल एज, नहीं, मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई में 100, ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, IQ का। तो जो ये फॉर्मूला है किसने बनाया था, ये टर्मन ने बनाया था।
तो इनके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अभी हम। तो नेक्स्ट है हमारे पास हु प्रोपाउंड द किंडरगार्टन मेथड। ठीक है, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था। तो जो जहाँ पे हमने साइकोलॉजी में स्टार्टिंग में जो चीजें पढ़ी थी वहां पे ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी हुई हैं। तो ये जो किंडरगार्टन है इसका जो साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने इसको डिस्कवर करा था तो वो है हमारे पास फ्रेडरिक फॉरबिल। ठीक है, कौन सा है, फ्रेडरिक फॉरवर्ड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वॉटसन है। तो अगर वॉटसन की बात करी जाए तो वॉटसन क्या है हमारे पास। ठीक है, मैंने आपको गर्लफ्रेंड को बोला फादर, नोट मैंने गड़बड़ कर दी है। इट इज हॉवर्ड गार्डनर। जो हमारे पास हॉवर्ड गार्डनर है ये हमारे पास इंटेलिजेंस के फादर होते हैं। ठीक है, ये। और उसके बाद वॉटसन की बात करी जाए तो वॉटसन हमारे जेबी वॉटसन, ये हमारे किसके, ये बिहेवियरिज्म के, व्यवहारवाद के फादर है। उसके बाद यहाँ पे अल्प्रोट है। अल्प्रोट हमारे पास पर्सनैलिटी, ठीक है, व्यक्तित्व जो है उसके फादर है हमारे पास। ठीक है, तो इनके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है आपके पास। ठीक है, क्या है, इनके ऊपर भी बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन जो है देखने को मिला है हमारे पास। ठीक है, अभी हम चलते हैं आगे, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैज़लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ऑल्सो नोन एज, मैज़लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को डैश का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो वो है हमारे पास थ्योरी ऑफ नीड्स। ठीक है, क्या है हमारे पास, थ्योरी ऑफ नीड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको याद हो मैज़लो की हायरार्की, हमने हायरार्की होती है इनकी, तो ऐसे पढ़ी हमने ऐसे। ठीक है, मैज़लो की हायरार्की की अगर हम बात करें तो इसमें हायरार्की का मतलब क्या है कि इनमें हमारे पास चीजें बताई जाती हैं कि यहाँ पे हमारा लोएस्ट लेवल है, यहाँ पे हमारा लोएस्ट लेवल है और यहाँ पे हमारा हाईएस्ट लेवल है। मतलब एक हायरार्की का मतलब आपके पास चला जाता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आपको चीजें दी जाती है। ठीक है, क्या पर्टिकुलर ऑर्डर में आपको चीजें दी जाती है। तो अगर आप इसको देखना चाहते हो अपना हायरार्की का जो ये ऑर्डर है, अगर मैं इसको बनाऊं थोड़ा सा कि कैसे कैसे होता है, 1 2 3 4 और 5, 2 3 4 5। ठीक है, तो अगर हम बोलें कि कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो लोएस्ट हमारी नीड्स होती है वो कौन सी होती है। अगर हम बात करें हमारी लोएस्ट नीड्स की तो वो होती है हमारे पास फिजियोलॉजिकल नीड। ठीक है, कौन सी होती है हमारे पास, फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिनको बोलते हैं हम फिजियोलॉजिकल नीड, जो कि शारीरिक नीड्स है हमारी, शारीरिक। ठीक है, हिंदी में बात करें कौन सी, शारीरिक, जैसे हमारा खाना पीना, ठीक है, सोना, ये सारी हमारी किस में आ जाती है, साइकोलॉजिकल और शारीरिक नीड्स में। ठीक है, उसके बाद इसके बाद जो सेकंड वाली है, तो सेकंड वाली आ जाती है हमारी सेफ्टी नीड्स। ठीक है, सेफ्टी नीड्स मतलब कि जिसमें सुरक्षा संबंधित बातें की जाती है, जैसे हमारे पास पर्सनल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ठीक है, हम कैसे फैमिली को पर्सनल फाइनेंशियल सिक्योरिटीज दे देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो आता है हमारे पास सोशल नीड। सोशल मतलब कि सामाजिक, जिसमें हमारे पास कि हमारा फैमिली के साथ रिलेशन कैसा है, फ्रेंडशिप कैसी है, हमारी इंटीमेसी कैसी है, उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है वो आता है हमारा एस्टीम नीड्स का। ठीक है, कौन सा आता है, एस्टीम नीड्स का, जिसको हिंदी में बोलते हैं आत्मसम्मान। क्योंकि अब जब पर्सन के पास अपनी साइकोलॉजिकल नीड भी है, खाना फूड शेल्टर सब कुछ है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है और रिलेशन भी अच्छी है, तो उसके बाद वो एस्टीम नीड चाहता है कि उसको उसकी मतलब कि पूरी रेपुटेशन हो, उसके पास फ्रीडम हो, उसका एक पर्टिकुलर स्टेटस हो। ठीक है, उसके बाद जब उसने ये सारी भी अचीव कर ली, उसके बाद जो लास्ट स्टेज आती है वो आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसको अगर हम हिंदी में बोलें आत्म अनुभूति बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, आत्म अनुभूति, मतलब कि खुद को जाना, एक तरह से सत्संगी टाइप जो होते हैं। ठीक है, जब एक पर्सन को सब कुछ मिल चुका है तो क्या आ जाता है उसके पास, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ना, कई बार ना इसमें ना लेवल होते हैं हमारे पास, जो ये 1 to 4 लेवल है ना, इसको ना हमारी डेफिशिएंसी नीड भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी। ठीक है, कौन सी, डेफिशिएंसी नीड। और जो ये 5th वाली है इसको बोलते हैं ग्रोथ नीड, इसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ नीड। ठीक है, तो ये था मैज़लो के ऊपर। तो मैज़लो की जो स्टेज है उसको क्या बोला जाता है, उसको हम ये भी बोलते हैं अपना थ्योरी ऑफ नीड्स भी उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, थ्योरी ऑफ नीड्स। और बाकी मैंने डिटेल में आपको यहाँ पे बता दिया। बाकी और ज़्यादा डिटेल में अगर आप समझना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्याजे।
विच स्टेज इज रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग, कि प्याजे की कौन सी स्टेज जो है वो हमारे पास अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग मतलब लॉजिकली चीज़ों को सोचने लग गया, मतलब इतना तो आप आइडिया लगा सकते हो कि वो बच्चा बड़ा हो चुका है। तो हमने प्याजे की स्टेजेस को कैसे याद करा हुआ, SPCF से। SPCF से, एस से सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट। अगर हम इनमें एज ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे 0 to 2 है सेंसरी मोटर में, उसके बाद अगर हम देखें 2 to 7 चला जाता है, फिर उसके बाद 7 to हमारे पास अगर बात करें 11, फिर उसके बाद 12 to अप टू जहाँ तक भी, तो वो लॉजिकली सोचना उसने शुरू कर दिया है चीज़ों को। ठीक है, एक मिनट, ये ऊपर नीचे है ना, ये जो स्टेजेस हैं ये ऊपर नीचे है, फॉर्मल और कॉन्क्रीट। तो ये वाली जो स्टेज है ये होगी हमारी 12 टू अप टू जब तक भी जी रहा है पर्सन, और कॉन्क्रीट है हमारी 7 to 11। ठीक है, तो लॉजिकली 11 साल का बच्चा लॉजिकली चीज़ों को नहीं सोच पाता है, तो जो 12 से ऊपर का बच्चा वही चीज़ों को लॉजिकली सोच पाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो ये जीन प्याजे की थ्योरी है, इसमें ये जो छोटी छोटी स्टेजेस है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे पहले सेंसरी मोटर, इसको अगर हिंदी में बात करें तो संवेदीय पेशीय अवस्था बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में संवेदीय पेशीय अवस्था बोलते हैं। तो इसमें बच्चों के सेंसेस ही टीचर्स होते हैं। ठीक है, सेंस करते हैं वो चीज़ों से, मतलब कि जैसे उसको अपनी मदर का कैसे पता होता है कि बोलते हैं ना कि स्मेल लेता है बच्चा, एक स्मेल से, वही सेंसेस हो गए। उसके बाद इसमें बच्चे की ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी स्टेज होती है जिसमें बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंट दैट इज योर वस्तु स्थायित्व होता है उसमें। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग था, तार्किक चिंतन, तो इसका राइट आंसर है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ मेनी सब टेस्ट आर इन भाटिया बैटरी टेस्ट। तो ये भी भाटिया बैटरी टेस्ट के बारे में डिटेल में हमने पढ़ा। अल्फा बीटा जो ये टेस्ट है ये सारे हमने डिटेल में करे हुए हैं। तो इनके बारे में बोला गया है कि ये जो टेस्ट है भाटिया बैटरी टेस्ट है, तो इसमें कितने सब टेस्ट होते हैं, इसमें 5 जो है फर्दर सब टेस्ट होते हैं हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु मेड द पेपर पेंसिल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस के हमने ये सारे टेस्ट पढ़े हुए हैं। इंक ब्लॉक है आपके पास, पेपर टेस्ट हैं, ठीक है, वेशलर के हैं, ये सारे टेस्ट हमने डिटेल में पढ़े हुए हैं। तो ये जो पेपर पेंसिल टेस्ट है ये किसने बनाया था, बायनेट ने। और बायनेट ही हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने पहला IQ टेस्ट बनाया है अपना। ठीक है, बायनेट ने पहला IQ टेस्ट बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ डैश। जो शिक्षा मनोविज्ञान और डैश का विज्ञान है, एजुकेशनल प्लानिंग का, एजुकेशन प्रिंसिपल का, ह्यूमन बिहेवियर का, या फिर नन ऑफ अबव। शैक्षिक योजना का, शैक्षिक सिद्धांत का, मानव व्यवहार का, या उसमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ह्यूमन बिहेवियर। क्या है इसका राइट आंसर, ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार, कि कैसा बिहेव है बच्चे का एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, कैसा वो बिहेव करता है, यही तो स्टडी होती है हमारे पास एजुकेशन साइकोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ ए साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। तो स्टेटमेंट के एज सच क्वेश्चन आते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो आपने अगर पढ़ी होगी तो डायरेक्ट आंसर कर दोगे, अदरवाइज तो इसको आंसर को प्रेडिक्ट करना मुश्किल चला जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वो शाखा है जिसका संबंध शिक्षण और अधिगम से है, कि जिसका संबंध शिक्षण और अधिगम से है। ये किसका कथन है, तो ये हमारे पास किसने बोला था, ये बोला था स्किनर ने। ठीक है, किसने बोला था, ये स्किनर ने। और स्किनर कुछ और भी है स्किनर ने करा हुआ, ये कौन सी थ्योरी दी हुई है, ORS से याद करा हुआ है हमने, ORS से। ठीक है, ORS से, O से ऑपरेंट, R से रेड पे एक्सपेरिमेंट, और S से स्किनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल स्टडी मेथड इज कंसिडर्ड द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। निम्न में से कौन सी मनोवैज्ञानिक अध्ययन की विधि सबसे अधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि के रूप में मानी जाती है। ठीक है, कौन सी सबसे साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव, तो वो है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल मेथड। कौन सी है, एक्सपेरिमेंटल मेथड, जिसको क्या बोला जाता है, प्रयोगात्मक विधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे राइट आंसर। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द IQ ऑफ ए चाइल्ड हुज मेंटल एज इज इक्वल टू द क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, तो हमें बताना है कि उसका IQ कितना होगा अगर उसकी मेंटल और क्रोनोलॉजिकल एज इक्वल है। तो IQ का फॉर्मूला हमने देखा था क्या था, MA/CA × में 100।
तो ये एम ए और सी ए तो इक्वल हो गया, अगर ये इक्वल है तो कट हो जाएंगी, तो हमारे पास आई क्यू कितना आ जाएगा 100। ठीक है, आई क्यू कितना आ जाएगा आपके पास 100। नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी, तो ये स्मृति की या स्मरण प्रक्रिया की पहली अवस्था कौन सी है? तो इसमें जो फर्स्ट स्टेज है वो हमारी इनकोडिंग, इनकोडिंग मतलब चीज़ों को भरना हमारे पास। ठीक है, उस पर स्टोर करके रखना। फिर रिट्राइवल मतलब है पुनरुद्धारण, की हमने स्टोर तो कर लिया तो हमें भूल जाती है तो हम उसको रिकॉल करते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेजेस होती है, पहली स्टेज इनकोडिंग, देन स्टोरेज, देन रिट्राइवल। तो ये मेमोरी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी मैंने बहुत अच्छे से आपको करवाया हुआ है नोट्स के साथ, तो आप देख सकते हो विजिट करके चैनल पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। एज पर ली वाइगॉट्स्की डैश प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ए कॉन्सेप्चुअल एबिलिटी अमंग द चिल्ड्रन। ली वाइगॉट्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संकलात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कि कौन है जो हमारे पास एक तरह से बच्चों के, तो ली वाइगॉट्स्की। ठीक है, ली वाइगॉट्स्की ये हमारे पास, इन्होंने लैंग्वेज के ऊपर भी थ्योरीज दी हुई है, तो इन्होंने अगर जो बोला है वो हमारे पास जो राइट आंसर है इसका पीयर कोलैबोरेशन, की सहकर्मी सहयोग से। नेक्स्ट है स्किनर थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। स्किनर की जो थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग, वो किसके ऊपर बेस्ड है? रीइंफोर्समेंट के ऊपर, कंडीशनिंग के ऊपर, उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, या फिर जनरलाइजेशन के ऊपर। तो वो बेस्ड है हमारे पास रीइंफोर्समेंट, जिसको क्या बोलते हैं? पुनर्बलन। ठीक है, क्लासिकल ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो हमारी रीइंफोर्समेंट, और जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है वो कंडीशनिंग के ऊपर है। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग रीइंफोर्समेंट के ऊपर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पैवलो बिलोंग्स टू विच कंट्री। कि जो पैवलो है वो कहाँ के रहने वाले थे? तो आप ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि पैवलो जो है वो कहाँ के रहने वाले थे, क्योंकि जब मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट करी थी वहाँ पे इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि पैवलो कहाँ के रहने वाले हैं। तो पता चल जाएगा आप कितने अटेंटिव हो अगर आप आंसर करोगे इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजी वर्ड इज डेराइव फ्रॉम द विच लैंग्वेज। तो जो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति है वो किस भाषा से हुई है? तो इसकी जो उत्पत्ति है वो ग्रीक लैंग्वेज से। किससे? ग्रीक। साइको प्लस लोगस वर्ड से, साइक बोलते हैं, प्लस में लोगस वर्ड से। ठीक है, लोगस वर्ड से, ये दोनों वर्ड से मिलके हमारा साइकोलॉजी बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट लैब ऑफ ए साइकोलॉजी। ठीक है, जो हमारे पास सबसे पहली जो लैब है साइकोलॉजी की वो किसने इस्टेब्लिश्ड करी थी? किसने इस्टेब्लिश्ड करी थी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्या है हमारे पास कि जो फर्स्ट साइकोलॉजिकल ये लैब है ना वो किसने इस्टेब्लिश्ड करी थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास विलियम वुंडेंट। क्या है इसका राइट आंसर? विलियम वुंडेंट। ठीक है, क्या है राइट आंसर? विलियम वुंडेंट। तो ठीक है, विलियम वुंडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। और अगर बात की जाए ये कहाँ पे हुई थी? ये जर्मनी में हुई थी। ठीक है, जर्मनी में एक लीपिजिग जगह है वहां पे, तो ये भी क्वेश्चन आता है। और कौन से ईयर में अगर हम बात करें तो 1879 में, 1879 में। और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में कहाँ पे फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब जो है वो हुई थी? वो थी हमारे पास, मैं बात करूँ तो वो थी हमारे पास कलकत्ता में। ठीक है, कहाँ थी? कलकत्ता में। फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब जो ओपन हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? हमारे पास कलकत्ता में। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में। ठीक है, अभी हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तब आपको पता होगा कि विलियम वुंडेंट को जो है विलियम वुंडेंट को अगर आपको पता हो फादर ऑफ साइकोलॉजी भी बोला जाता है। ठीक है, हमारे पास फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कौन है? हमारे विलियम वुंडेंट, यानी कि मनोविज्ञान के जो जनक है वो भी कौन है? विलियम वुंडेंट। अगर सिगमंड फ्रॉइड की बात की जाए तो ये हमारे पास फादर ऑफ साइको एनालिसिस है, ये साइको एनालिसिस। ठीक है, किसके फादर है? हमारे पास साइको एनालिसिस। हिंदी में बात करें मनोविश्लेषणवाद के। ठीक है, किसके? मनोविश्लेषणवाद के फादर हैं ये हमारे पास। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार क्वेश्चन। पैवलो हमें पता है, वॉटसन का मैंने बताया था, वॉटसन जेबी वॉटसन हमारे किसके फादर है? वो बिहेवियरिज्म के, व्यवहारवाद के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ए साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ द एजुकेशन इज। मनोविज्ञान का शिक्षा के किस क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है?
सब्जेक्ट ओरिएंटेड एजुकेशन में, टीचर ओरिएंटेड एजुकेशन में, एक्टिविटी ओरिएंटेड एजुकेशन में, या चाइल्ड ओरिएंटेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास बाल केंद्रित शिक्षा, दैट इज चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन। चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन में बहुत ही ज़्यादा क्या है उनका रोल है हमारे पास, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना। ये हमारे पास द लास्ट स्टेज वो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। तो ये जो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है ये भी हमारी किसने दी है, ये भी दी है सिगमंड फ्रॉइड ने, ठीक है। किसने दी है, सिगमंड फ्रॉइड ने। साइको सोशल जो साइको एनालिसिस की थ्योरी है वो भी हमारी किसने दी है, वो भी हमारी सिगमंड फ्रॉइड ने दी। और साइको सोशल की और साइको एनालिसिस की दोनों सिगमंड फ्रॉइड ने। मनोविश्लेषणवाद, ये मनोलैंगिक विकास। तो इसमें अगर हम स्टेजेस की बात करें, हमारे पास होती है ओरल, फिर होती है हमारी एनल, फिर होती है हमारी फैलिक, फिर उसके बाद आती है हमारी जेनिटल। तो लास्ट स्टेज पूछा हुआ है, तो लास्ट स्टेज है हमारी जेनिटल, जिसको हिंदी में बोलते हैं जननांगीय अवस्था, ठीक है। कौन सी, जननांगीय अवस्था। नेक्स्ट आती है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय थायराइड ग्लैंड। अब देख रहे हो कि बायो के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो निम्न में से किससे थायराइड ग्रंथि नियंत्रित करती है। तो थायराइड ग्रंथि का काम क्या होता है, ग्लैंड का काम होता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है, हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लर्निंग इज अ डैश चेंज इन बिहेवियर। अधिगम व्यवहार में डैश बदलाव करता है, स्थायी, अपेक्षाकृत स्थायी, अस्थायी, उपरोक्त सभी। तो रिलेटिवली परमानेंट, अपेक्षाकृत स्थायी बदलाव करती है हमारे पास जो अधिगम है वो व्यवहार में लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ मेनी सेकेंड शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड्स इंफॉर्मेशन। तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो हमने देखा था कि 15 to 20 सेकेंड तक अपनी मेमोरी को होल्ड कर सकते हैं। तो 15 to 20 सेकेंड यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं, लेस देन 30 है तो इसका आंसर कर देंगे हम लेस देन 30। तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसका एक और नाम होता है हमारे पास वर्किंग मेमोरी, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी का दूसरा नाम क्या है हमारे पास, वर्किंग मेमोरी। तो आप मेमोरी के, ये आपके PYQ ही है मेरे पास एक तरह से। तो आप देख सकते हो कि मेमोरी के ऊपर 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो मेमोरी जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, राइट। अभी चलते हैं हम लास्ट के कुछ क्वेश्चंस पे। तो ये हमारा जो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने द्वारा दिया गया है। तो इसका है स्पीयरमैन। तो ये हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है, 1 फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है, हॉवर्ड गार्नर ने दी थी। एक मल्टीपल फैक्टर थ्योरी होती है वो इसने थोरनडाई ने दी थी, ठीक है। एक मल्टी फैक्टर थ्योरी है, एक मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी, हॉवर्ड गार्नर ने, ठीक है। तो ये हमने डिटेल में सारी की सारी जो है वो अपनी करी हुई है। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ ए साइको सोशल डेवलपमेंट वाज डिस्क्राइब्ड बाय एरिक्सन, ठीक है। तो जो साइको सोशल की थ्योरी दी है हमारे पास किसने, एरिक एरिक्सन ने। तो उसके स्टेजेस कितनी है उसमें, तो इसको हमने कैसे याद करा हुआ है, हमने इसको याद करा हुआ है TI3IGE से, TI3IGE से। तो कितनी स्टेजेस होंगी, 1 2 3 यहाँ से होगी 5 और 5 3 ये होगी हमारे पास 8। टोटल कितनी स्टेजेस हुई, 8, ठीक है। ट्रस्ट वर्सेस होता है मिसट्रस्ट पे एनाटॉमी आ जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या इसमें स्टेजेस, आइसोलेशन है, इंटीमेसिस है, ठीक है। उसके बाद फिर जनरलाइजेशन है, वो सारी स्टेजेस आपके पास आ जाती हैं इसमें, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है जो आज की क्लास का वो है हमारे पास, लॉज ऑफ लर्निंग आर गिवन बाय, कि जो लर्निंग के लॉज है वो किसने दिए थे। तो वो किसने दिए थे, 3 लॉज है मेनली हमारे पास। अगर हम प्राइमरी लॉज की बात करें तो लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है, कौन सा आपका, लॉ ऑफ रेडीनेस का। उसके बाद आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज का, कि एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज के लिए रेडीनेस होगी। उसके बाद आता है हमारे पास लॉ ऑफ इफेक्ट का, कि अब हमने सब कुछ करा तो उसका इम्पैक्ट कैसा गया, कि जो हम चाहते थे वैसा रिजल्ट आया। अगर वैसा आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया या तो बच्चे रिपीट करते हैं उस चीज़ को या फिर छोड़ देते हैं। तो ये थॉर्नडाई ने हमें बताया था। ये लॉ आपको अपनी लाइफ में भी फॉलो करने चाहिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास थॉर्नडाई।
ठीक है। लुइस थ्रस्टन है, इन्होंने भी हमारे पास इंटेलिजेंस के ऊपर थ्योरी दी है। स्किनर का तो आपने देख ही लिया, और पैवलो स्किनर कंडीशनिंग थ्योरी है। इसकी हमारे पास स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग है, और इसकी कौन सी है, क्लासिकल कंडीशनिंग। थॉरनडाई ने हमारे पास ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी दी है, लॉ ऑफ लर्निंग भी दी है, और थॉरनडाई ने हमारे पास इंटेलिजेंस की थ्योरी भी दी है, जिसको मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बोला जाता है। तो थॉरनडाई ने अपने आप में बहुत ज़्यादा जो है काम किए हुए हैं, ठीक है। अगर हम बोले ना कि मतलब थॉरनडाई की बात करें तो इन्होंने बताया था कि बिहेवियर को कैसे लर्न किया जाता है चीज़ों को, तभी लर्निंग की बात है ना। लॉज ऑफ लर्निंग जो है वो हमारे पास किसने दी थी, तो वो किसने दी है हमारे पास, दैट वाज गिवन बाय हमारे पास थॉरनडाई, ठीक है। तो ये थे सारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, इसमें जितने भी टॉपिक आए हैं, तो सारे के सारे टॉपिक हमने डिस्कस करे हुए हैं। तो अभी आपके पास टाइम है, जून में पेपर है, अभी हमारा मार्च चल रहा है, अप्रैल पूरा मंथ है, मई भी पूरा मंथ है आपके पास। तो एक मंथ अभी तक जो आपका अप्रैल मंथ है, इसमें आप अच्छे से अपने नोट्स वगैरह को देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को डिस्कस कीजिए। तो आपके पास क्या होगा कि बहुत अच्छा रहेगा आपके पास। जो टैट का पेपर है ना, उसको क्लियर करने में ये होता है, बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हम PYQ कर लेंगे तो हो जाएगा। नहीं, अगर आप सिर्फ PYQ करोगे ना, तो आपके मार्क्स 80 से 89 के बीच में आ जाएंगे, मैं कहती हूँ आ जाएंगे, ठीक। अगर आपने अच्छे से 90 आप अप्रोच, मतलब कि 90 जो है वो लाइन क्रॉस नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा प्रॉपर मैनर में। तो अगर आप अभी पढ़ लोगे, नेक्स्ट आपका कमीशन आने वाला, तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी आपके पास चीज़ें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।